Hello students, you are welcome to 10th class science. Our chapter 8 carbon and its compound is going on. In this chapter today's our topic is synthetic polymers. Students, those polymers which are man-made are known as synthetic polymers. These are also called artificial polymers. An example for synthetic polymers is synthetic rubber, artificial fibers, plastics, etc. मैन-मेड जो पॉलीमर्स होते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स को आप आर्टिफिशियल पॉलीमर्स भी बोल सकते हो। और इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? सिंथेटिक रबर, आर्टिफिशियल फाइबर और प्लास्टिक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक पॉलीमर में हम आर्टिफिशियल फाइबर्स को स्टडी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है और स्टूडेंट्स उनके क्या यूज हो सकते हैं, इनको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो ध्यान से चेक करेंगे आप लोग। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है ना। आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हमको किताब में यहाँ पर बुक्स में हमको आपके सिलेबस में गिवन है, उसमें पहला स्टूडेंट्स नायलॉन 66। नायलॉन 66 को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? तो देखो, when hexamethyl diamine and adipic acid condensed with each other then obtain nylon 66 as a polymer। जब आप लोग हेक्सामेथिल डायमीन और एडिपिक एसिड दोनों का कंडेंसेशन कराते हो, पॉलीमराइजेशन कराते हो, तो हमको यहाँ पर जो पॉलीमर ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं नायलॉन 66। स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इस कंपाउंड्स का नेम नायलॉन 66 क्यों पड़ा। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि नायलॉन 66 एक पॉलीमर है और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पॉलीमर्स को जो यूनिट्स फॉर्म करती हैं उन यूनिट्स को बोलते हैं मोनोमर। जब बहुत अमाउंट में डिफरेंट मोनोमर्स इन वेरी मच अमाउंट्स एडेड विद ईच अदर देन फॉर्म ए पॉलीमर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 मोनोमर्स यूज किए जा रहे हैं, हेक्सामेथिल डायमीन और एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिल डायमीन स्टूडेंट 6 कार्बन कंपाउंड है और एडिपिक एसिड भी 6 कार्बन कंपाउंड है। दोनों मोनोमर जो यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं वो दोनों के दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस कंपाउंड का नेम नायलॉन 66 पड़ा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसको आपको नोट कर रहा हूँ। तो देखो, इट इज सिंथेसाइज्ड, it is synthesized by condensation of, it is synthesized by condensation of adipic acid, एडिपिक एसिड। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे, 6 कार्बन कंपाउंड। ध्यान रखना, एडिपिक एसिड कैसा कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इस 1 तो एडिपिक एसिड का आ गया एंड हेक्सामेथिल डाईअमीन, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ।
दूसरा 6 जो यहाँ आया है वो हेक्सामेथिल डाइएमीन से आया है, ठीक है ना। Hence, it is known as नायलॉन 66। अब आपकी समझ आ गया होगा नायलॉन 66 क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पर जिन दो मोनोमर्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ नायलॉन को सिंथेसाइज करने में, वो दोनों के दोनों जो कंपाउंड हैं वो 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितनी है, 6। देखो फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ मैं एडिपिक एसिड का। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है HOOC का होल 4 COOH, ठीक है भाई। ये बच्चों क्या, एडिपिक एसिड। अब देखो इसमें CH4 की 4 यूनिट्स हैं, लेकिन मैंने ना इकट्ठा करके होल 4 लगा दिया है, लंबा हो जाता सूत्र, इसलिए फॉर्मूला लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने होल 4 लगा दिया यहाँ पर। अब मेरे को फॉर्मूला लिखना है हेक्सामेथिल डाइएमीन। तो देखो हेक्सा तो कौन लेना है आपको, मिथाइल। मिथाइल क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है ना, और अगर ये हेक्सा लेने हैं तो आपको इस तरह से जोड़ने पड़ेंगे ना 6। तो हेक्सा तो कौन लेने हैं आपको, ये वाले ग्रुप, ये तो हेक्सा हो गए, और डाई मीन्स 2, और एमाइन ग्रुप मैंने आपको लिखाया था NH2, नोट कराया था ना कॉम्प्लेक्स रेडिकल में, ये एमाइन ग्रुप है, तो 2 एमाइन ग्रुप है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊं मैं, देखो इस फॉर्मूले को बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए ध्यान से चेक कर लेना। तो देखो डाइएमीन को ये तो मैंने लिख दिया हेक्सामेथिल, और इधर एक एमीन को नोट कर रहा हूं मैं NH2, और इधर एक एमीन को नोट कर रहा हूं मैं NH2, ठीक है भाई। डाइएमीन हो गया, हेक्सामेथिल हो गया। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है बॉन्डिंग में, इसको इस तरह से नोट कर दो। इसी तरह से इसके साथ ये 2 नाइट्रोजन अटैच हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से तो OH को उठाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं H को उठाता हूँ, और ये एक वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से रिलीज कर देंगे, ठीक है। और देखो इधर से मैंने OH ले लिया और बॉक्स बना के ले जा रहा हूँ मैं, इधर से मैंने क्या ले लिया, H, और एक वाटर मॉलिक्यूल ये लगाता हूँ, निकाल देता हूँ इसके अंदर से। ये जो बॉक्स में बना रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझने के लिए बना रहा हूँ कि कहाँ से कौन सा एटम को पुटअप किया है, जिससे आपको पता लग जाए कि इस एटम को यहाँ से पुटअप किया है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से पुटअप किया है, तब जाके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। समझ गए बात को, इसलिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ। नहीं तो एग्जाम में अगर मुझे एक रिएक्शन लिखनी होती तो मैं बॉक्स नहीं बनाता, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल H2O, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये रिलीज हो गया, निकल गया कि नहीं निकला है भाई, निकल गया ना। तो इसके नीचे मैं नाम लिख दूँ इसका, क्या, हेक्सा मिथाइल डाई अमाइन, ठीक है ना। अब यहाँ से निकल गए क्या, वाटर मॉलिक्यूल प्लस NH2 लिख दिया मैंने, चलो 2H2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ आनी चाहिए। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज हो गए, अब यहाँ पर जो रिमेन्स हैं उनको कैसे सेट करके लिखना है, इसलिए बड़े गौर से देखो। मैं इधर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होती है, और ये वाला जो बॉन्ड है इधर से खाली हो गया ना, कार्बन के साथ OH निकल गया ना, कार्बन का इधर वाला बॉन्ड ये आ गया,
भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड आपको शो करने पड़ेंगे। यहाँ पर CH2 का होल 6 आ गया, सॉरी 6 नहीं 4 आएगा, ये 4 आ गया। आगे बॉन्ड लगाओ, ये बॉन्ड लगा गया, कार्बन आ गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसके आगे अगला बॉन्ड खाली हो गया ना, OH गया ना यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये H गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड खाली हो गया, तो नाइट्रोजन वाली साइड से इसको जोड़ दो, ठीक है ना। नाइट्रोजन से जोड़ दिया इसको, ये वाला बॉन्ड आ गया। अब कितना क्या आएगा, CH2 का होल 4। इधर चलो, NH आ गया, बॉन्ड खाली हो गया। तो देखो बच्चों, आपके पास क्या कंपाउंड आया, चेक कर लो ढंग से, आराम से चेक कर लो बच्चों। ये कंपाउंड आ गया मेरे पास, यही तो बचा था। इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया होल N। होल N का मतलब ये तो एक मॉलिक्यूल है नायलॉन का, और इस तरह के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है वो आपस में अटैच हो जाएंगे। इस वाले बॉन्ड से इस साइड में अटैच हो जाएंगे, इस साइड, इस वाले बॉन्ड से इस साइड में अटैच हो जाएंगे। और ये जो आपको ऑब्टेन हुआ है यहाँ पर, इसी को बोलेंगे आप नायलॉन 66। ये नायलॉन 66 का फॉर्मूला आ गया और ये इसकी रिएक्शन आ गई। किस किस को यूज किया है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइल डाइएमीन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहा हूँ मैं, मोनोमर ऑफ नायलॉन 66। नायलॉन 66 के मोनोमर कौन कौन से हैं, 2 मोनोमर हैं। पहला कौन सा है, एडिपिक एसिड, और दूसरा मोनोमर कौन सा है, हेक्सामेथिल डाइएमीन, ठीक है ना। ये 2 मोनोमर हैं इसके। तो ये नायलॉन आ गया बच्चों। अब देखो, नायलॉन जो फाइबर आप ऑब्टेन किया है उसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, इसके यूजेज नोट कर रहा हूं मैं। नायलॉन फाइबर जो आपने ऑब्टेन किया है, सिंथेटिक फाइबर, उसको आप कहां पर यूज करते हो। तो देखो, पहला यूज लिख रहे हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग गियर्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गियर्स। गियर्स जो होते हैं व्हीकल्स के, एंड बियरिंग ऑफ मशीन्स। गियर्स एंड बियरिंग्स ऑफ मशीन्स, पहला यूज हो गया इसका। और नायलॉन का दूसरा यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टायर्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टायर्स, क्लॉथ्स, टायर और कपड़े, ठीक है ना। फाइबर, रोप, ब्रुश। फाइबर, रोप, ब्रुश, टूथ ब्रुश ज़्यादा कहें, और कपड़ा धोने की जो ब्रुश है उसके अंदर जो दांते लगे होते हैं वो नायलॉन के होते हैं। रस्सियाँ, रोप, जो आपकी समर्सिबल पंप है उसको बोर में जब आप नीचे फांसते हैं तो वो जो रस्सा है वो नायलॉन का है। फाइबर्स जिनका यूज़ करते हैं क्लॉथ्स बनाने में, ठीक है ना, पर्दे वगैरह बनाने में। तो ये स्टूडेंट्स, ये नायलॉन 66 के बारे में कंप्लीट मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और नेक्स्ट फाइबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, अदर जो आर्टिफिशियल फाइबर है स्टूडेंट्स वो है टेरिलीन, ठीक है ना, टेरिलीन। टेरिलीन किससे ऑब्टेन होता है, तो देखो, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय
कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड। नाम ध्यान करो दोनों मोनोमर्स के, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड, ठीक है ना। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट इज एल्सो नॉन एज डेक्रोन। इसको डेक्रोन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो देखो मोनोमर कौन कौन से हो गए इसके, मोनोमर को ध्यान करो। पहला हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा हो गया टेरेफ्थैलिक एसिड। किसके? डेक्रोन के मोनोमर। डेक्रोन कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, टेरिलीन। इनके मोनोमर्स क्या हो गए, ये दोनों, ठीक है ना। तो अब हमको इनकी क्या लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है। इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट कराना है किसको, टेरेफ्थैलिक एसिड को। तो देखो मैं फॉर्मूला नोट करता हूँ बच्चों, टेरेफ्थैलिक एसिड का फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ मैं। ये मैंने एक बेंजीन रिंग फॉर्म किया है, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के साथ आप दोनों साइड में एसिड ग्रुप लगाओगे। एसिड ग्रुप होता है COOH। ये कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं हम, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फॉर्मूला हो गया टेरेफ्थैलिक एसिड का, ठीक है ना। और इसके साथ हमको रिएक्ट कराना है इथाइलीन यानी कि एथिलीन। एथ मीन्स 2 कार्बन। तो देखो ये तो एथ हो गई और इसके साथ ग्लाइकॉल, ऑल यानी कि एल्कोहल ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया। ये क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब साहब दोनों के साथ रिएक्शन करा दो। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ नाम को मैं, है ना, बॉक्स बना दूंगा आपके लिए। और चलो यहाँ से एरो साइन लगा रहा हूँ मैं, आगे जगह नहीं बची है ना, इसलिए मैं एरो साइन यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो रिएक्शन कराऊँ। जैसे हमने नायलॉन 6 में वाटर मॉलिक्यूल्स को दोनों मोनोमर के अंदर से रिलीज किया था, ठीक उसी तरह से इन दोनों मोनोमर्स से भी आपको वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना है, ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए आप लोग क्या लोगे भाई, HOH, क्या बन गया ये, H2O, यही तो निकालना है आपको। तो एक साइड से H ले लो, दूसरी साइड से OH ले लो। देखो मैंने अगर इस साइड से OH लिया है तो इस साइड से मैं क्या लूँगा, H लूँगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ से मैंने OH उठाया है तो यहाँ से इस साइड से मेरे को क्या उठाना चाहिए, H उठाना चाहिए। बन गए दोनों बॉक्स, और दोनों बॉक्स से 2 H2O निकल गए। अब इसके अलावा जो बचता है उसको ऐड करके नोट कर दो, यही तो आपका टेरिलीन ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ लिख दो -NH2O, यानी कि माइनस का मतलब निकल गए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और जो रिमेन्स है, देखो इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, गौर से देखो, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके साथ फिर बेंजीन रिंग को अटैच करना है।
ये बेंजीन रिंग आ गई। फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH गया ना, बंद खाली हो गया, ये बॉन्ड वैकेंट हो गया। अब इधर से ये भी वैकेंट हो गया, ऑक्सीजन साइड से H गया ना, O आ गया। फिर ये वाला बॉन्ड CH2 CH2 और O, और इधर ये वैकेंट हो गया। तो आपको ब्रैकेट लगाना है बच्चों, किस तरह से, इस तरह से। ब्रैकेट लगाने का तरीका देख लो, और होल N लिख रहा हूँ मैं। होल N का मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इधर भी जुड़े हैं वैकेंट बॉन्ड से और इधर भी जुड़े हुए हैं वैकेंट बॉन्ड से। ये आपके पास आ गया क्या, टेराइलिन, जिसको क्या बोल रहे थे आप, डैक्रोन। ये रिएक्शन आ गई टेरिलिन की। ठीक है भाई, समझ आ रही है ना। कौन कौन से मोनोमर हैं, टेरेप्थेलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकोल। टेरेप्थेलिक एसिड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट किया है, एथाइलिन का और ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये नोट किया है। दोनों फार्मूलों के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करना है। वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे तो बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, बॉन्ड फ्री हो जाएंगे तो उन्हीं फ्री बॉन्ड से दोनों मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे, तो आपको टेरिलिन ऑब्टेन हो जाता है। अब देखो ये मोनोमर्स, ये आपने नोट कर लिए, मैं इसको इरेज करके इसके यूज बता देता हूँ आपको, किसके, टेरिलिन के, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजेज ऑफ टेरिलिन। यूजेज ऑफ टेरिलिन। तो देखो, इट इज यूज्ड टू, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, इट इज यूज्ड टू मेकिंग क्लॉथ्स, टू मेकिंग क्लॉथ्स, सेल ऑफ बोट्स। सेल का मतलब क्या होता है, सेलिंग जो बोट्स होती हैं, बोट के ऊपर जो पर्दा सा लगा होता है ना, बड़ा सा स्क्रीन जो लगी होती है, वो सेल उसको बोलते हैं। ठीक है ना, सेल ऑफ बोट्स, बेल्ट, मैग्नेटिक टेप, बेल्ट, मैग्नेटिक टेप्स एंड फिल्म एटसेट्रा। ये यूज हो गया भाई किसका, टेरिलिन का। तो टेरिलिन की रिएक्शन यहाँ पर मैंने आपको नोट कर दी। ठीक है ना, किस किस के कंडेंसेशन से टेरिलिन का सिंथेसाइजेशन होता है, इसका दूसरा नेम क्या होता है, ये इसकी केमिकल रिएक्शन आ गई, और ये टेरिलिन का फॉर्मूला आ गया। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको फटाफट से नोट कीजिए, करिए नोट आप इसको। अब देखो, थर्ड जो सिंथेटिक फाइबर है वो है रेयॉन। रेयॉन को क्या करना है आपको, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेलुलोज लो, ध्यान से सुनो मेरे प्रोसेस को। सेलुलोज लो, सेलुलोज को आप वाश करना है आपको, किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर। वाश करने के साथ बाद इसे कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में इसको घोल देना है और सॉल्यूशन फॉर्म कर देना है। कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल करके इसका क्या फॉर्म कर देना है आपको, सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेना है। ठीक है ना, और इस सॉल्यूशन को आप फाइन पोर्स से क्या करो, पास करो, और फाइन पोर्स से पास करने के बाद इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिप्ड कर दो। यहाँ पर आपको जो शाइनिंग फाइबर ऑब्टेन होंगे वो शाइनिंग फाइबर क्या होंगे, रेयॉन होंगे। ये प्रोसेस नोट करनी है हमको।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, सेलुलोज। सेलुलोज को आपको वॉश करना है, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। वॉश करने के बाद उसे किसके अंदर सोल्यूबल करना है, कार्बन डाइसल्फाइड में। सॉल्यूशन आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, किसका, सेलुलोज का। अब इस सॉल्यूशन को आपको फाइन पोर्स से पास कर देना है। फाइन पोर्स से पास करने के बाद उसको कहाँ किस में डिप करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। आपको क्या ऑब्टेन होगा, शाइनी फाइबर्स। और ये शाइनी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स जो ऑब्टेन होंगे उनको क्या बोलोगे, रेयॉन। ठीक है ना, तो यही नोट करना है मेरे को प्रोसेस बच्चों। तो देखो मैं प्रोसेस को नोट करता हूँ। इन फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलोज इज बास्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे लिख दो इनिशियली। सेलुलोज बास्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे धोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। एंड देन डिजॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2 बोलते हैं इसको, कार्बन डाइसल्फाइड को। फिर उसके अंदर, फिर इसके बाद किसके अंदर डिजोल्व कर दिया, कार्बन डाइसल्फाइड में। दिस सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू, दिस सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू फाइन पोर्स। इस सॉल्यूशन को कहाँ से पास कर रहे हो आप, फाइन पोर्स से। एंड मिक्सड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। होल्स लिख दो पोर्स की जगह, फाइन होल्स। एंड मिक्सड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देन शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग, देन शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर रेयॉन इज ऑब्टेन्ड। तो चमकीले और मजबूत जो फाइबर रेयॉन के हैं वो आपको ऑब्टेन हो जाते हैं। इसका कहाँ पर यूज कर सकते हो आप, इट इज यूजेज या यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स। ठीक है ना, मेकिंग क्लॉथ्स, थ्रेड्स एंड कारपेट्स। कपड़े, धागे, कारपेट आदि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो बच्चों बस आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर में जो आर्टिफिशियल फाइबर्स थे वो बस सिलेबस में आपके में ये 3 फाइबर्स होते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर्स में अभी यहाँ पर प्लास्टिक रिमेन्स हैं और सिंथेटिक रबर रिमेन्स है। तो सिंथेटिक पॉलीमर का एक टॉपिक आर्टिफिशियल फाइबर कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, सिंथेटिक पॉलीमर का नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिक्स को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इनकी जो रिएक्शन है इनको ढंग से लिखोगे, चेक करोगे, मोनोमर्स को ध्यान में रखोगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको ऐसी लगती है कि सर हमारे ये दिक्कत आ रही है रिएक्शन में, मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि आपको रिएक्शन समझ आई है कि नहीं आई है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।